हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया। बहुत डर लगता होगा केमिस्ट्री से। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ बेसिक्स समझेंगे। थ्रू आउट द लेक्चर्स, आगे और भी लेक्चर्स इसी चैप्टर्स के बारे में होगा। सो इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एटम दिखता कैसा है। तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा एटम दिखता कैसा है। एटम, आप बोलोगे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई नो इट दैट यू नो इट, बट हाउ? आपको कैसे पता कि ऐसा होता है? मुझे कैसे पता कि ऐसा होता है? So, ऐसा तो है नहीं किसी को सपना दिखा और मैंने बता दिया कि हाउ दिस इज हाउ एटम लुक लाइक। नहीं, ऐसा नहीं है। सो फॉर दिस लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा गया। कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स? एटम के स्ट्रक्चर निकालने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स करा गया। पहला एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट, इसका नाम तो नहीं है बट साइंटिस्ट चैडविक डिड दैट, तो बेस्ड ऑन दैट वी से चैडविक एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, चैडविक एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट was done by J.J. Thomson. Anode ray experiment was done by Goldstein. And Chadwick experiment was carried out by Chadwick. And Chadwick, you know, if you don't know, Chadwick Rutherford के student थे. I will tell you the story behind Chadwick experiments. Okay. Now, J.J. थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू गोल्डस्टेन ने आविष्कार किया था प्रोटॉन्स का। और चैडविक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चैडविक ने आविष्कार किया था न्यूट्रॉन्स का। कैसे, आगे हम समझेंगे। ये एक्सपेरिमेंट करा गया था 1897। याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये करा गया 1889 पे, ये करा गया 1932 पे। अगर आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कार में लगभग 50 साल का गैप है। क्यों है ये भी आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर समझने के लिए हम साइंटिस्ट ने पास्ट में डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, और ये 3 एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दे न्यू कि एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या है और इस एक्सपेरिमेंट से हाउ डू वी नो, हाउ डू साइंटिस्ट्स नो कि इलेक्ट्रॉन है एटम में, प्रोटॉन है एटम में या न्यूट्रॉन है एटम में? करेक्ट। शुरू करेंगे हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के नाम पे फोकस करना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें एक वर्ड है विच इज कैथोड। अब ये कैथोड क्या है, कैथोड का मतलब क्या है? तो कैथोड बेसिकली एक मेटल प्लेट है जिसका चार्ज नेगेटिव है। ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन डेवलप होता है। मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट का मतलब क्या है, और चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, या फिर चार्ज नेगेटिव क्यों है? करेक्ट। तो पहले मेटल प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन के हिसाब से किसी भी मेटल प्लेट को आप यूज कर सकते हो। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, वॉट एवर यू वांट, किसी भी मेटल प्लेट का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेटल प्लेट को क्यों यूज करा गया? देखो, डेफिनेटली मेटल प्लेट किससे बना होगा? डेफिनेटली, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर का मेटल प्लेट लूँ, सो अगर मान लो ये कॉपर मेटल प्लेट है, इसीलिए कॉपर मेटल प्लेट हम लेंगे, तो कॉपर मेटल प्लेट में डेफिनेटली बहुत सारे एटम्स होंगे। करेक्ट, मैं ऐसे एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर्कुलर शेप्स के थ्रू। अब मुझे बताओ, हर एक जो एटम होंगे किसका होंगे? कॉपर का होंगे। तो कॉपर मेटल प्लेट में कौन सा एटम प्रेजेंट होता है? कॉपर का एटम प्रेजेंट होता है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना एटम का मॉडल, एटम का स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो अगर हम कॉपर मेटल प्लेट पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब कॉपर मेटल प्लेट पे जो कॉपर एटम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एटम में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हमें समझना है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो इसके लिए कोई भी मेटल प्लेट लिया जा सकता है। मान लो हम कॉपर ले रहे हैं, कॉपर मेटल वुड बना होगा कॉपर एटम के थ्रू, तो उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है ये निकालेंगे। तो इसलिए हमने मेटल प्लेट लिया, क्योंकि कोई भी मेटल प्लेट उस मेटल के कोरिस्पॉन्डिंग एटम से बना हुआ होता है, और उस एटम में क्या है ये हमें ढूंढना है। मतलब इस कॉपर एटम के अंदर क्या है ये हमें ढूंढना है। फाइन। चार्ज नेगेटिव। अब इसका चार्ज हम नेगेटिव कैसे करेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि चार्ज नेगेटिव होने चाहिए, बट हाउ वुड वी मेक चार्ज नेगेटिव? एक मेटल प्लेट का चार्ज नेगेटिव कैसे करेंगे?
तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, एक बैटरी का यूज़ करके, बहुत हाई वोल्टेज बैटरी का यूज़ करके। जब भी मैं बोल रहा हूँ हाई वोल्टेज बैटरी, इसका मतलब क्या है? पहले एक बैटरी का बेसिक स्केलेटन समझ लो। ये मान लो एक बैटरी है, इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ये एक पोर्शन, ये इसको बेसिकली हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको बेसिकली हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब ये बैटरी के बारे में आप क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डीप में सीखते हो, बट बैटरी का बेसिक स्केलेटन यही है कि बैटरी में कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दोज केमिकल्स लाइक दे आर रिएक्टिंग एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ दोज रिएक्शन एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज बैटरी में डेवलप होकर रहता है। बस बैटरी यही है। अब क्या कौन सा रिएक्शन होता है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझेंगे। बट बैटरी के एक टर्मिनल होता है नेगेटिव, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव। अगर हम इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को या नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस मेटल प्लेट को जोड़ दें, ठीक है, तो इस मेटल प्लेट का चार्ज भी नेगेटिव हो जाता है। और इवन अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मेटल प्लेट को जोड़ दें तब मेटल प्लेट का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है ना। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है, क्यों नेगेटिव होता है? पहली बात तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का जो एक टर्मिनल है नेगेटिव क्यों है, इसको समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस नेगेटिव टर्मिनल से इस मेटल प्लेट को जोड़ेंगे तो ये मेटल प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेटल प्लेट का चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, मेटल प्लेट का कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। जब भी मेटल प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे मेटल प्लेट का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट को ही हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम एक मेटल प्लेट को यूज करेंगे जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, उस मेटल प्लेट को हम बोलेंगे कैथोड। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने के कारण मेटल प्लेट का चार्ज भी नेगेटिव होगा। फाइन। सो अब ये नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम बेसिकली एक एटम के अंदर कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है इसका आइडिया हमें लग जाएगा। समझाता हूँ व्हाट आई एम सेइंग। अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप हुआ था कैसा, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें ये मान लो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक या फिर एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम बेसिकली है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, या फिर इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं आगे समझेंगे। इस ट्यूब के अंदर हम कोशिश करेंगे कोई भी गैसेस ना हो, हमारा कोशिश रहेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कितना भी आप इस कंटेनर को खाली कर लो, थोड़ा बहुत बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस रहता है ये, और बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस रहता है मतलब इस चैम्बर में गैस का जो प्रेशर होता है बहुत लो होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक सील्ड चैम्बर है, यहाँ पे एक वाल्व है, इस वाल्व को अगर हम इस यहाँ पे कोई वाल्व है या फिर कोई पंप लगा हुआ है जिससे आप इस चैम्बर का गैस निकालने की कोशिश करोगे, बट थोड़ा बहुत गैस रह जाएगा, तो जो गैस रहेगा उसका प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में गैस है, लो प्रेशर में गैस है। अब कौन सा गैस है, कोई भी गैस आप ले सकते हो, एनी गैस। इस एक्सपेरिमेंट पे किसी भी गैस को लिया जा सकता है। देखो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन देखेंगे एंड देन उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अब ऐसा करा गया, और उसके बाद क्या किया गया, जैसे हम हमारे एग्जांपल्स के लिए मान लो हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, ठीक है। अब इस पूरे ग्लास ट्यूब में या डिस्चार्ज ट्यूब में या कैथोड रे ट्यूब में दो मेटल प्लेट को रखेंगे, एक मेटल प्लेट ये रहा, दूसरा मेटल प्लेट ये रहा, ठीक है। इस मेटल प्लेट को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, इस मेटल प्लेट को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी, इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ये हो गया मान लो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है विच इज लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास लगभग। अब ये बैटरी का वोल्टेज इतना, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझने के लिए बेसिकली आपको, क्योंकि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किसका आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, ठीक है।
तो बेसिकली इस 10,000 वोल्ट को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा, पर हम आविष्कार ही इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते, जस्ट विल अंडरस्टैंड कि ये 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी बहुत पावरफुल है, इतना समझ लो। पावरफुल होने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये जिस मेटल रॉड से या मेटल प्लेट से कनेक्टेड होगा उसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा उसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको 10,000 वोल्ट का मतलब समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, पर अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आई टेल यू व्हाट अबाउट 10,000 वोल्ट, इसका मतलब क्या है लेटर ऑन। अब हुआ क्या, ये हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, ठीक है। ये मेटल प्लेट है, ये बेसिकली मेटल प्लेट है, ये भी एक मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है। इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, तो ये एक बेसिकली बैटरी है, ठीक है। तो इस मेटल प्लेट का नाम देंगे हम कैथोड, इस मेटल प्लेट का नाम देंगे हम एनोड। अब होगा क्या, ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम इस पार्टिकुलर चैम्बर पे रखेंगे, और बीच में थोड़ा बहुत गैस भी रहेगा, कोई भी गैस रख सकते हो, हम हाइड्रोजन गैस रखेंगे। अच्छा, कैथोड का जो मेटल प्लेट होगा किस मेटल का बना होना चाहिए, किसी भी मेटल का बना हुआ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी के भी मेटल का भी एक प्लेट ले लो, आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, डजंट मैटर। अब ये हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हाँ? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, थोड़ी देर बाद हमें इस एक्सपेरिमेंट से जो देखने को मिला ये रहा कि ये जो एनोड है, ये जो एनोड है, इस एनोड के आसपास, मतलब इस एरिया में, इस पूरे एरिया पे एक ग्रीन कलर का ग्लो देखने को मिला। क्या देखने को मिला, इस एरिया पे ग्रीन ग्लो देखने को मिला, ग्रीन ग्लो देखने को मिला। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। नाउ साइंटिस्ट थॉट ओके, ये ग्रीन ग्लो क्यों देखने को मिला, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट तो थॉमसन से पहले बहुत साइंटिस्ट ने किया था, बट दे कुडंट एक्सप्लेन ये ग्रीन ग्लो मिल क्यों रहा है। नॉट ओनली ग्रीन ग्लो मिला, थोड़ा बहुत हीट भी मिला, मेनली ग्रीन ग्लो मिला, ग्रीन लाइट मिला, साथ में थोड़ा बहुत हीट भी, एनोड के आसपास इस पूरे चेंबर में अच्छा खासा हीट भी देखने को मिला। तो हीट या ग्रीन ग्लो ये देखने को क्यों मिल रहा है, ठीक है, ये बेसिकली साइंटिस्टों को समझना था। फिर जे थॉमसन आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखो इस रीजन से यहाँ पे ग्रीन ग्लो देखने को मिल रहा है। तो रीजन क्या था, थॉमसन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ये ग्रीन ग्लो मिल क्यों रहा है। उन्होंने बताया, देखो उन्होंने बीच में कुछ और सेटअप भी किया। कैसे सेटअप किया, उन्होंने ऐसे पंखा लगा के रखा बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे पंखा लगा के जब रखा, उन्होंने देखा पंखा बेसिकली इस तरफ रोटेट कर रहा है, किस तरफ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब इस तरफ से इस तरफ कोई हवा चल रहा है जैसा लग रहा है ना, तभी तो पंखा इस तरफ रोटेट कर सकता है ना। अब पंखा किसका बना था, बहुत लाइट वेट पंखा था, बेसिकली बहुत, ऐसा मत समझना बहुत हेवी घर पे यूज करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लाइट वेट पंखा था। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट तभी करेगा जब एयर फ्लो इस तरफ होगा, या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ फ्लो तो होगा। एयर फ्लो होना मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना, राइट, तो कुछ तो फ्लो इस तरफ होगा ना। बात यह है, यहाँ पे गैस तो है, हाइड्रोजन गैस हमने लिया है, कोई भी गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का अमाउंट बहुत ही कम है, और हाइड्रोजन गैस अपने आप फ्लो इस तरीके से होगा नहीं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या है ऐसा कि इस तरफ कुछ जा रहा है, तभी ऐसा एक पंखा घूमने लगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और जो जा रहा है वो आपको दिख नहीं रहा कुछ, और एट द सेम टाइम यहाँ पे ग्रीन ग्लो मिल रहा है। अब बैटरी को हटा लो, ग्रीन ग्लो मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है इस पूरे एरिया पे, इस चैम्बर के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कि यहाँ पे ग्रीन ग्लो मिल रहा है। थॉमसन ने एक्सप्लेनेशन दिया, देखो ये जो कैथोड है, जो कि एक मेटल प्लेट है, जो बेसिकली कॉपर का मेटल प्लेट है, राइट, तो ये कैथोड बेसिकली कॉपर मेटल प्लेट का बना हुआ है, मतलब ये कैथोड में कॉपर का एटम प्रेजेंट है, करेक्ट, कैथोड में कॉपर का एटम प्रेजेंट है। डेफिनेटली हर एक मेटल या हर एक सब्सटेंस एटम से तो बना हुआ है, तो अगर यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है तो डेफिनेटली कॉपर मेटल प्लेट्स के कॉपर एटम से ही एक एक्सप्लेनेशन आएगा। क्या एक्सप्लेनेशन, इसका चार्ज है नेगेटिव और इसका चार्ज है पॉजिटिव। अगर इस तरफ कोई किसी चीज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो फ्लो कर रहा है उसका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसका चार्ज नेगेटिव नहीं होगा तो इस तरफ क्यों जाएगा पॉजिटिव के पास, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है।
पंखा को ऐसे रखने से इस तरफ नहीं रोटेट कर रहा है, पंखा रोटेट किस तरफ कर रहा है, इसी तरफ कर रहा है, जैसे कि फील हो रहा है कि इस तरफ ही फ्लो किसी चीज का हो रहा है, क्योंकि पर किसका हो रहा है हमें दिख नहीं रहा। तो अगर पॉजिटिव की तरफ किसी का फ्लो हो रहा है मतलब उसका खुद का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज किसका है ये समझने के लिए उन्होंने बोला देखो ये कॉपर, मान लेते ये कॉपर मेटल का कैथोड मेटल प्लेट है, तो कॉपर मेटल से डेफिनेटली कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल के आ रहा होगा और एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या है एनोड की तरफ जा रहा होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट की तरफ जा रहा होगा। ये पॉजिटिव की इसका चार्ज हमें नहीं पता अभी, ये जो है पार्टिकल जिसको मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं जो कि कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है, ये एनोड की तरफ जा रहा है। क्यों इस तरफ जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये हुआ सिंस ये एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड का चार्ज है पॉजिटिव, मतलब इसका खुद का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, इसका खुद का चार्ज नेगेटिव होना ही चाहिए, परफेक्ट। अदरवाइज इम्पॉसिबल है कि ये इस तरफ जाए, ठीक है। फिर ये भी ऑब्जर्व करा गया ये सारे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करा जाए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा गया। नाउ ही थॉट अच्छा ये कौन है फिर ये, तो इसको समझने के लिए देखे उन्होंने देखा ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैथोड से प्रोड्यूस होता है। और कैथोड से जब प्रोड्यूस होता है तो इस पर्टिकुलर कैथोड किसका बना हुआ है, डेफिनेटली कॉपर का कैथोड होगा तो कॉपर एटम का बना होगा। और सिंस ये बस कॉपर एटम का बना हुआ है मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये कॉपर एटम से निकला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन्स। इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज हाउ ऐसा एक पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक मेटल एटम या किसी भी एटम में, मेटल किसी भी एक एटम में होगा तो दूसरे एटम में भी होगा। एक मेटल एटम बेसिकली मेटल एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस मेटल प्लेट से प्रोड्यूस हो रहा है। मेटल प्लेट कॉपर का बना है, कॉपर एटम से बना है, मतलब एटॉमिक लेवल पे एटम से ही तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस प्रोड्यूस होगा ना। दैट वाज हिज लॉजिक एंड ही एक्सप्लेन्ड इन दिस वे। तो नॉट ओनली दैट यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशन भी करा गया। ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने देखा ये जो हाइड्रोजन गैस है डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस किसका बना होगा, हाइड्रोजन गैस इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और हमें ऑलरेडी अभी इन फ्यूचर अभी जब हमें सब कुछ पता है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, आप बताओ। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, यू नो इट ऑलरेडी, तो समझाने के लिए आसान होगा। नॉट ओनली दैट ये देखा गया कि जब ये हाइड्रोजन गैस था और बहुत हाई स्पीड से इस तरफ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो इस तरफ स्ट्रेट लाइन पे हो रहा था, तो ये जो हाइड्रोजन गैस था जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था, इस एटम से ये एटम बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद H प्लस बन रहा है। H प्लस क्यों, आपको पता है कोई भी स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो H प्लस बनाता है। H प्लस में क्या प्रेजेंट है, ओनली एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ, निकल गया। अब निकल क्यों गया, ये तो गैस था हाइड्रोजन एटम से निकला क्यों। इसका रीजन ये है कि जब हाई स्पीड से इस तरफ मतलब कैथोड के कॉपर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब एनोड की तरफ जा रहा है, उस पार्टिकुलर प्रोसेस में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेके, मतलब हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक एटम है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से कोलाइड करके भगा के लेके जा रहा है टुवर्ड्स एनोड। मतलब यहां पे दो जगह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू होता है कैथोड से, और अंदर जो गैस होता है उस गैसियस एटम से भी ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ऑलरेडी जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होके है, ये सारे पार्टिकल्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी भगा के लेके जाता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे हाथ पे 8-10 बैलून है और मैं ऐसे खड़ा हूँ, बहुत जोर से हवा आएगा तो क्या होगा, बैलून्स उड़ के उसके साथ भाग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। कि जो हवा है वो मान लो इलेक्ट्रॉन्स का हवा है, मेरे हाथ में भी 2-4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन, और मैं हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है हाथ में, जब बहुत जोर से हवा आएगा हाथ से इलेक्ट्रॉन भगा के उड़ा के लेके जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू होता है कॉपर से, कॉपर मेटल रॉड से, कॉपर एटम से जो बेसिकली कॉपर मेटल प्लेट को बनाता है,
बट थोड़ी देर बाद जो गैसियस एटम होते हैं उसका अपना इलेक्ट्रॉन को भी भगा के लेके जाता है थ्रू दिस, लाइक बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव लॉट्स ऑफ स्पीड। करेक्ट, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन है दो जगह से। पहले शुरुआत में कहाँ से, या मैक्सिमम केस में कहाँ से, कैथोड से। सेकंड, ये जो गैसियस एटम है उनसे भी होता है। करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं कैथोड रे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक रेस की तरह फ्लो होता है। ठीक है, इसका नाम है कैथोड रे। कैथोड नाम क्यों, क्योंकि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाता है, इसलिए इसका नाम है कैथोड रे। गॉट इट नाउ? ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही है। तो कैथोड, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब कैथोड रे का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? शुरुआत में कैथोड से होता है, बाद में जो एटम है, जो गैस होता है उसके एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस एटम से भी हो सकता है। मतलब कैथोड रे पहले कैथोड से प्रोड्यूस होता है, बाद में जो गैसियस एटम है उसमें गैस होते हैं, उसके एटम से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, मतलब कैथोड रे निकल सकता है। परफेक्ट। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं, और यहाँ पे जो ग्रीन ग्लो है ये क्यों मिलता है। तो थॉमसन की एक्सप्लेनेशन क्या था कि देखो यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, बाद में गैसियस एटम से भी निकल के आएगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मेटल प्लेट पे जाएगा। दिख रहा होगा आपको, इस एनोड के पास जाके जाएगा। अब एक बात बताओ, एनोड के पास जा रहा है मतलब क्या? इसका खुद का चार्ज नेगेटिव है, तभी पॉजिटिव के पास, पॉजिटिवली चार्ज के पास जा रहा है। जाके क्या करेगा? ये एनोड में जाके एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है, राइट? इसका खुद का चार्ज नेगेटिव है, तब जब इसके पास जाएगा ये एनोड का पॉजिटिव चार्ज, और एनोड में जाके ये सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। जमा होने से क्या होगा? एनोड का पॉजिटिव चार्ज वुड गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजिंग देयर चार्ज, दे आर लूजिंग देयर नेगेटिव चार्ज जब ये एनोड के पास जाएगा, क्योंकि एनोड का चार्ज पॉजिटिव है, इनका चार्ज नेगेटिव है। तो जब ये एनोड के पास जाएंगे, एनोड का पॉजिटिव चार्ज इनके नेगेटिव चार्ज को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब ऐसा हम बोल सकते क्या कि इलेक्ट्रॉन्स अपना चार्ज खो देगा, मतलब चार्ज नहीं रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी चार्ज है, जिसका चार्ज नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद इसके पास चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज होना मतलब चार्ज खत्म हो जाना। पहले चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, अभी एनोड के पास जाते ही एनोड में चिपकते ही इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डिस्चार्ज, चार्ज खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग न्यूट्रलाइज बाय एनोड। इसलिए इस पूरे ट्यूब में बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज खो देता है, इसलिए इस ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, तो ग्रीन ग्लो क्यों देखने को मिल रहा है, हीट क्यों देखने को मिल रहा है? अभी तक नहीं बताया मैंने आपको। ये इसलिए देखने को मिलता है, एक सिंपल सी बात समझो। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ एक रिगार्डिंग दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड। एक बेसिक्स, कुछ बेसिक्स टॉपिक हम समझेंगे, क्योंकि अभी बेसिक्स नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा चीजें, रटना मत कोई भी चीजें, ठीक है? अगर मान लो एक न्यूट्रल सिस्टम है, या न्यूट्रल स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, हाँ, और एक चार्ज्ड स्पीशीज है, मतलब कोई आयंस है डेफिनेटली। आपको क्या लगता है ज्यादा स्टेबल कौन है, जो न्यूट्रल है या फिर जिसके पास चार्ज है? अगर किसी के पास चार्ज है तो वो हमेशा ऑपोजिटली चार्ज किसी को ढूंढता रहेगा, स्टेबल कहा हुआ। जैसे मैं अगर भूखा हूँ, मतलब मैं हमेशा खाना ढूंढता रहूंगा, पर अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। सिमिलरली जो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं दे आर स्टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल, और चार स्पीशीज जो होते हैं कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जब कोई सिस्टम या स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ज्यादा होता है या कम होता है? जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से इस चेयर पे, और मैं खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मतलब मेरा एनर्जी क्या है? आप बोलोगे हाउ डू आई नो? तो एक काम करते हैं हम, मेरे चेयर के नीचे आग लगा देते, क्या होगा? मैं यहाँ पे बैठ पाऊंगा? नहीं। जब हम आग लगाएंगे मतलब मुझे हीट सप्लाई करा जाएगा नीचे से, और हीट सप्लाई करते ही मैं थोड़ी देर बाद जब मुझे गर्म फील होगा, मेरा बॉडी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, मेरा बॉडी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा मतलब मेरा एनर्जी बढ़ेगा, मेरा एनर्जी बढ़ेगा तो मैं स्टेबल होकर बैठ नहीं पाऊंगा, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा।
तो एनर्जी बढ़ने से सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो जो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है मतलब उसका एनर्जी कम होता है, और जो सिस्टम कम स्टेबल है उसका एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब वापस आते हैं इसमें, ये पहले ये सारे क्या थे, पहले ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले चार्ज थे। जब अभी इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास गया है, अभी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग न्यूट्रलाइज, तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज थे, अभी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। चार्ज से जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस प्रोसेस में, पहले चार्ज था मतलब लेस स्टेबल था, न्यूट्रलाइज हो गया मतलब मोस्ट स्टेबल है। लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा, लेस स्टेबल से अगर कोई मोस्ट स्टेबल स्टेट पे आएगा, लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल स्टेट में अगर कोई आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोर एनर्जी स्टेट से लेस एनर्जी स्टेट पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी कम होगा। अच्छा, मान लो पहले एनर्जी था 100 जूल, अभी एनर्जी है 20 जूल, बाकी 80 जूल एनर्जी कहाँ गया, है ना। ये जो 80 जूल एनर्जी है, नहीं समझे तो पॉज करके वापस जाके देखो, इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो 80 जूल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, करेक्ट। क्या क्या छोड़ा, एनर्जी छोड़ा। अब जो एनर्जी छोड़ा इलेक्ट्रॉन ने कब, जब ये डिस्चार्ज हुआ एनोड पे जाके, तो एनर्जी छोड़ दिया। क्या किया इलेक्ट्रॉन ने, एनर्जी छोड़ दिया। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी छोड़ा तो इस एनर्जी एक ग्रीन लाइट एनर्जी में ट्रांसफर हुआ, और थोड़ा सा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज इजीली पॉसिबल। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा ड्यूरिंग डिस्चार्ज, आपको पता है लाइट भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी का अनदर फॉर्म है। थोड़ा सा एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, और जो लाइट में एनर्जी कन्वर्ट हुआ उस एनर्जी का जो वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ है, ये ग्रीन जैसा है इसलिए ग्रीन ग्लो, करेक्ट। और थोड़ा सा एनर्जी हीट में ट्रांसफर हुआ, तो हीट भी इस एनोड के आसपास अच्छा खासा हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला। आप हाथ लगाओगे इसके आसपास ग्लास में तो आपको हॉट हीट फील होगा। आ रहा है समझ में। एंड वंस थॉमसन गेव दिस एक्सप्लेनेशन एवरीबॉडी एक्सेप्टेड दैट। मतलब ये इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो कैथोड है, जो बेसिकली नेगेटिव कैथोड मतलब कॉपर से बना हुआ है, कॉपर मेटल से बना हुआ है। कॉपर मेटल डेफिनेटली कॉपर एटम से बना हुआ होगा, और इससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब कॉपर मेटल जो है, कॉपर एटम जो है उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं तो आएगा कहां से। कॉपर मेटल इज मेड ऑफ कॉपर एटम, कॉपर एटम से आता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल से निकलता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम से निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर एटम के अंदर या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नॉट ओनली कॉपर एटम बट ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, हर किसी के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। तो ये पूरा इसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। फाइन। अब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज ये कैथोड रेस के बारे में हम समझेंगे। किसके प्रॉपर्टीज, कैथोड रेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी, जो नेचर ऑफ कैथोड रे है, नेचर ऑफ CR मतलब कैथोड रे, ओके, ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड। कैथोड का नेचर क्या है, मतलब कैथोड किस मेटल का बना हुआ है, और द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कौन सा ले रहे हो, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इट डजेंट मैटर, ठीक है। नंबर 2, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे कहां से प्रोड्यूस होता है, कैथोड से, और जो गैस है उससे भी। सो कैथोड रे गेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड एंड फ्रॉम फर्स्ट कैथोड। पहले तो कैथोड से प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट कैथोड एंड देन फ्रॉम द गैसियस एटम।
गैशियस एटम से भी प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। नंबर 3, ये जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे है, ये गैस को आयोनाइज कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? पहले आपके पास था हाइड्रोजन गैस जिसमें था हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड के इलेक्ट्रॉन आके भगा के लेके गया, तो बचा क्या? H+। H+ क्या है? कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले हाइड्रोजन एटम था, उससे H+ बना दिया आपने, तो गैस को, हाइड्रोजन गैस से H+ बना, मतलब गैस को आयनाइज कर दिया, गैस से आयन प्रोड्यूस किया। वी कैन से कैथोड रे कैन आयोनाइज गैसेस, जो गैस आप लोगे उसको आयनाइज करेगा। नंबर 4, कैथोड रे, कैथोड रे मतलब क्या? फ्लो ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? E- लिख रहा हूं मैं। E- मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव है। कैथोड रे जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। तो कैथोड रे फ्लो कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पे फ्लो होगा। सो कैथोड रे फ्लोस और मूव्स along a straight line, moves along a straight line, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव कर सकता है, ओनली स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव कर सकता है, ठीक है। देन और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, कुछ और प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट वन इज नंबर 5। नंबर 5 which says जो कैथोड रे है shows green glow and heating effect। नंबर 6, और भी प्रॉपर्टीज है बहुत सारे। कैथोड रे gets deflected by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? देखो ये जो चीज़ है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप इन डेप्थ समझ पाओगे क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली ये दोनों चीज़ें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अभी बेसिक्स में बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लो ये कैथोड है, ये क्या है? कैथोड है। और कैथोड का चार्ज क्या है? कैथोड का चार्ज नेगेटिव है। कैथोड से क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, करेक्ट। जब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एनोड है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ? इस तरफ होने चाहिए। बट मान लो इस फ्लो, इस रोड, इस रास्ते पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा गया, ऊपर नीचे दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड EF, इलेक्ट्रिक फील्ड EF, या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड MF, मैग्नेटिक फील्ड MF रखा गया, तो दो चीजें हो सकती है। या तो ये जो डायरेक्शन ऑफ दिस कैथोड रे, या तो इस तरफ बेंड हो जाएगा, नहीं तो ये डायरेक्शन इस तरफ बेंड हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड मान लो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सीधा जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ओनली दे इंटरैक्ट जिनके पास चार्ज होता है। तो इससे भी प्रूव होता है कि इस कैथोड रे के पास, ये जो कैथोड रे है Cr, इसका अपना चार्ज होता है। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्यों? ये तो हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड का चार्ज है पॉजिटिव, और एनोड का चार्ज पॉजिटिव है मतलब इसका खुद का चार्ज नेगेटिव होगा। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बताया गया दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज बेसिकली कैथोड रे के पास होता है, ठीक है। नाउ याद है मैंने आपको बताया था आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बैटरी, की बैटरी का टर्मिनल एक पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? एक नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बैटरी किसी ना किसी केमिकल से बना हुआ होता है, राइट। केमिकल मतलब कोई कंपाउंड से बना होगा, कोई कंपाउंड मतलब एटम से बना होगा, एटम मतलब उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम्स, हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैटरी के टर्मिनल बेसिक सेंस में मैं आपको बताता हूं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है इस टर्मिनल पे बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसका चार्ज नेगेटिव होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव होगा, जितना ये टर्मिनल नेगेटिव होगा उतना कैथोड का चार्ज ज्यादा नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इस तरफ के एटम से आएगा, तो इस तरफ एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब मैं बोल रहा था ना कि बैटरी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब यह है बैटरी के इस तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जितना इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस होंगे इन दोनों टर्मिनल में, बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में, इलेक्ट्रॉन के नंबर के डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब इस तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, इस तरफ बहुत कम इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उतना बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा या बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये जो बैटरी है हमने यहाँ पे यूज किया, जिसका वोल्टेज है ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट या 10 किलो वोल्ट के आसपास। मतलब ये जो कैथोड है इसमें एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बैटरी से आया हुआ, और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी? क्योंकि ये बैटरी क्या कर रहा है, इसके पास क्षमता है, ये जो एनोड जिस मेटल प्लेट का बना था उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींच के इस तरफ लाना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन को खींच के इस तरफ लाना और लाके इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज देना। तो इससे होगा क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आएगा, और इस पूरे सर्किट यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए फिर वापस एनोड से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू होगा। तो आप एक क्वेश्चन सोच सकते हो यहां पे कि मतलब ये जो बैटरी है, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के कारण कैथोड नेगेटिव है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या, सॉरी, जो कैथोड कॉपर मेटल का बना हुआ है, मान लेते कॉपर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो बैटरी के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। अच्छा, अगर किसी के पास, मान लेते इसके पास इलेक्ट्रॉन, बैटरी के पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, और हम मान लेते इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक एटम, डेफिनेटली ये जो बैटरी है इसमें भी कोई ना कोई एटम है, हमने ये भी देखा हाइड्रोजन भी कोई ना कोई एटम है, दूसरा एटम है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, क्योंकि ये भी एक एटम है। दूसरी बात, अगर इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैथोड से आया हुआ इलेक्ट्रॉन को ये एकोमोडेट कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन का पावर भी होता है, मतलब इसके खुद का इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर मैंने आपको दिखा दिया कि इसके एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तभी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तो कॉपर के पास भी एटम इलेक्ट्रॉन होता है। यही तो प्रूव करना था कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि कोई स्पेसिफिक एटम को हम चूज करते। समझ में आ गया? दैट्स हाउ थॉमसन ने प्रूव किया दैट कैथोड एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल आउटकम क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है? थॉमसन जब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है इन्होंने, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, अब मैं सेटअप तो दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने बस एक्सपेरिमेंट पे क्या होता है आई शोड यू, बिकॉज सेटअप सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंटल आउटकम में सबसे पहले E/M रेशियो आपको मिलता है। अब ये E/M क्या है? E क्या है? E को हम बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ME को हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो वैल्यू SI यूनिट में इन्होंने निकाला। नाउ इसके बाद व्हाट हैपेंड, एक और साइंटिस्ट थे, देखो हमें क्या मिला, चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास, इसका रेशियो मिला। देन एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था मिलिकन, एंड ही डिड अनदर एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का भी डिटेल्स आपके सिलेबस में है नहीं, सो डोंट टेक लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है, कभी और हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, बट अनदर साइंटिस्ट केम एंड ही वाज मिलिकन, एंड व्हाट ही डिड, इन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और क्या निकला है वैल्यू?
माइनस 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ये था एसआई का वैल्यू। सीजीएस में वैल्यू कितना निकला? -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये सीजीएस में वैल्यू था किसका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए। नाउ इसमें जो ESU है इसका पूरा नाम क्या है? सी तो पता है आपको, सी मतलब होता है कूलॉम्ब। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ऑलराइट, नाउ इन दोनों आउटकम के बाद मतलब हमें पहले चार्ज बाय मास वैल्यू निकला, कहां से? इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। फिर मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब किसका वैल्यू निकाल दिया? मिलिकन ने ई का वैल्यू निकाल दिया। इफ ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, जो कि ये रहा। ई का वैल्यू हमें पता है, ई बाई एम का वैल्यू हम पता है, तो इन दोनों वैल्यू को देख के क्या हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? यस। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है। अब एक काम करो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। मतलब ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये पूरा वैल्यू कर दो, यू विल बी गेटिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये वैल्यू पुट करा गया, व्हाट ही गॉट 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg। कहाँ पे? एसआई यूनिट में। सीजीएस यूनिट में यही वैल्यू बन गया 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻28 ग्राम। ऑलराइट, तो आपको क्या याद रखना है? आपको बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम याद रखना है, जिसका वैल्यू एसआई में इतना है, सीजीएस में इतना है। और एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। वंस यू नो बोथ ऑफ दिस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सीजीएस और एसआई में कितना है, ये आपको याद रखना है। ये रेशियो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस आज सच है नहीं, कोई का यूज होगा नहीं। बट इफ यू नो दिस टू वैल्यूज, चार्ज और मास, अपने आप चार्ज बाय मास वैल्यू निकाल पाओगे डिवीजन करके। ऑलराइट, सो ये दोनों वैल्यूज आपको एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली याद रखना है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व करना है आगे आपको। फाइन, आगे बढ़ते। नाउ जब भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया, मतलब साइंटिस्टों को यह समझ में आ गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट है, राइट। सिमिलरली एक और एक्सपेरिमेंट करा गया था, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से पहले ही करा गया था। 1889 पे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार 1897 में हुआ था। दैट एक्सपेरिमेंट वाज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, अब ये एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया? इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने किया, इसी एक्सपेरिमेंट का ही एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन मतलब क्या था? चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं, देन एक्सटेंशन आप समझ जाओगे प्रॉपरली किस तरीके से ये एक्सटेंशन था इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। तो अगेन यू टेक दिस थिंग, ऑलराइट, एंड इसमें आपको 2 मेटल प्लेट लेना है। ये एक मेटल प्लेट रहा जिसको हम कैथोड बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज, नाम है कैथोड। एक और मेटल प्लेट है जिसका चार्ज है पॉजिटिव, जिसका नाम होगा एनोड। इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसका वोल्टेज अच्छा खासा हो, ठीक है। तो एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इस बैटरी का वोल्टेज अगेन नियरली 10 किलो वोल्ट या 10,000 वोल्ट के आसपास है, ओके। और होगा क्या? इस कैथोड से कैथोड रे का फ्लो होगा। कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, जिसको हम कैथोड रे बोलते हैं। और इसमें गैस भी होगा। एग्जाम्पल के केस में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है। यू कैन टेक एनी गैस, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन टेक कोई भी गैस आप ले सकते हो, ठीक है। बट हम एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है ऑलरेडी प्रोटॉन के बारे में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखता नहीं, मैं बस इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। होता क्या इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे? जब बहुत सारे कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स आके हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके भाग जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे H+, मतलब जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इसके पास बच रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब हमें थोड़ी पता था पहले कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल।
इस दुनिया का हर एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस देखो, जो आप देख, ये देख लो, कुछ ये देख लो, कुछ भी देख लो, हर एक चीज एटम से बना हुआ है। अगर एटम ओवरऑल न्यूट्रल ना होता, एटम अगर ओवरऑल न्यूट्रल ना होता, तो एक सब्सटेंस एक एटम से बना है, दूसरा सब्सटेंस दूसरे एटम से बना है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता क्या? सेम चार्ज होता तो रिपेल करता, बिकॉज मान लेते ये एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये एटम नेगेटिवली चार्ज एटम है, तो ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट नहीं तो रिपेल करता। पर ऐसा होता नहीं है, हर एक सब्सटेंस अपनी जगह पे बैठे होते हैं। मतलब किसी भी सब्सटेंस का चार्ज ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हर एक सब्सटेंस बेसिकली न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। मतलब सब्सटेंस जिस एटम से बने हुए हैं, एटम्स आर आल्सो न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या? अगर उसमें कोई पॉजिटिव पार्टिकल है तो उसमें नेगेटिव पार्टिकल भी होगा, उतना ही होगा जितना पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अगर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज निकल गया, पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं निकला ना, तो उसके पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन के अपने नेगेटिव चार्ज के साथ इसका पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। पर अगर आप ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब कैथोड रे अगर इस इलेक्ट्रॉन को लेके एनोड की तरफ भाग गया डिस्चार्ज करवाने, तो ये जो H+ मतलब जो एटम पहले न्यूट्रल था, उसका इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके पास पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, नेगेटिव चले गया तो बचा क्या? पॉजिटिव। तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेशियस H+। और आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन पे एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भाग गया तो बचता क्या? एक प्रोटॉन बचता। उस टाइम पे साइंटिस्ट को नहीं पता था। What he observed, what he means, Goldstein observed, Goldstein discovered, explained this experiment properly, कि ये जो अभी H+ बना है, इसका चार्ज है पॉजिटिव, और इसके आसपास क्या है? एनोड है, इसका चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये H+ तो बिल्कुल भी यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा, ये किस तरफ जाना चाहेगा? इस तरफ जाना चाहेगा। तो H+ करता क्या है? इट मूव्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। H+ इस तरह बना शुरू करना चाहता है। क्यों? इसका चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के द्वारा अट्रैक्ट होता है, और जब ये पॉजिटिव है मतलब ये चार्ज्ड है। अभी क्या है? ये डेफिनेटली चार्ज्ड है। जब ये पॉजिटिव इस कैथोड के पास आएगा, तो मतलब नेगेटिव के पास आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब यहां पे आते ही H+ गेट्स न्यूट्रलाइज। अब आपको पता है कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है? चार्ज सिस्टम लेस स्टेबल होता है, न्यूट्रलाइज सिस्टम मोस्ट स्टेबल होता है। जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल उसका एनर्जी लेस एनर्जी होता है, इसका एनर्जी मोर एनर्जी होता है। तो अगर इसका एनर्जी ज्यादा है और इसका एनर्जी कम है, तो हायर एनर्जी से H+ लोअर एनर्जेटिक स्टेट पे आ रहा है, करेक्ट? और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है, कैसे? बाय गेटिंग डिस्चार्ज एट कैथोड, बिकॉज इसका चार्ज पॉजिटिव, कैथोड का चार्ज नेगेटिव। तो पहले ज्यादा एनर्जी था, अभी कम एनर्जी हो गया, बाकी एनर्जी कहाँ गया? निकल गया। और इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था, विच वाज, मैंने आपको पहले बताया नहीं, विच वाज इस पर्टिकुलर एरिया पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इस पर्टिकुलर एरिया पे पूरा का पूरा रेड ग्लो देखने को मिलता है और हीट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? रेड ग्लो एंड हीट, मतलब रेड लाइट और हीट देखने को मिलता है। इस बार हीट, रेड लाइट क्यों? कि इस बार डिस्चार्ज कोई और हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो एनर्जी रिलीज होगा डिफरेंट होगा, अलग एनर्जी का अलग। अब जो एनर्जी अगर अलग रिलीज हुआ तो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट में कन्वर्ट होगा तो हीट मिलेगा। जो लिस्ट लाइट में कन्वर्ट होगा, दैट लाइट हैज व्हाट कलर? रेड कलर। सिंपल सी बात है, उस लाइट का वेवलेंथ रेड है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रेड कलर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, क्या साइमल्टेनियसली होता है? द आंसर इज यस। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, साइमल्टेनियसली होता है। दोनों एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली होता है। कैथोड रे इस तरफ प्रोड्यूस भागता है और एनोड रे इस तरफ भागता है। सिंपल सी बात है। तो ये इस तरफ जो फ्लो हो रहा है दे आर एनोड रे, और इस तरफ जो फ्लो हो रहा है दे आर बेसिकली कैथोड रे। ऑल राइट, इस तरीके से। नाउ इस पूरे एक्सपेरिमेंट का फिर कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, और तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का फिर अगेन कुछ प्रॉपर्टी होगा, करेक्ट? तो मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीमेंट्री है। पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है और फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट होता है, करेक्ट?
जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, हमने शुरू किया था हाइड्रोजन गैस को लेके, हाइड्रोजन एटम से H+ बना। H+ पे कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन गैस की जगह पे हम ऑक्सीजन गैस लेते तो ऑक्सीजन एटम हो, तो ऑक्सीजन गैस पे कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन पे फोकस हम करेंगे नहीं, 8 प्रोटॉन पे फोकस करेंगे। तो एक प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा या 8 प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा? डेफिनेटली 8 प्रोटॉन का मास। तो अगर हाइड्रोजन की जगह पे हम ऑक्सीजन गैस लेते तो 8 प्रोटॉन्स के मूवमेंट होते इस तरफ। गेटिंग इट? और 8 प्रोटॉन की मूवमेंट स्पीड और एक प्रोटॉन का मूवमेंट स्पीड या नेचर ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होता है। मतलब ये जो एनोड रे का प्रॉपर्टी है, ये गैस कौन सा यूज कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। बोल सकते हैं ऐसा हम? तो अगेन एक समरी कर लो। एनोड रे एक्सपेरिमेंट बेसिकली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जो H+ आयन था, इसको इसका कुछ बताया नहीं था ये क्या करेगा। अरे H+, लास्ट एक्सपेरिमेंट का जो H+ है ये कैथोड की तरफ भागेगा, और जब भागेगा H+ में है क्या? एक प्रोटॉन है बस। देखो लिखा भी था मैंने। तो प्रोटॉन इस तरफ भाग रहा है, प्रोटॉन जब भाग रहा है इस तरफ रेड ग्लो मिल रहा है। यही रेड ग्लो बेसिकली तब क्रिएट हो रहा है जब ये जो प्रोटॉन से ये कैथोड में डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब चार्ज खो देता है और एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होता है। वो लाइट बेसिकली रेड लाइट है और थोड़ा बहुत हीट भी मिलता है। तो बिना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आपको एनोड रे एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा। गॉट इट? यस। तो मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट के केस में गैस मैटर करता है। और दूसरी बात, जैसे कैथोड रे प्रोड्यूस होता था, कैथोड मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता था जिसको हम कैथोड रे बोलते थे। मतलब कैथोड रे कहाँ से? कैथोड से प्रोड्यूस होता था पहले, बाद में इस गैस से भी होता था। एनोड रे कभी भी देखो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एनोड रे बस गैस से ही प्रोड्यूस हो रहा है। बी केयरफुल हियर। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी ये पहले लिखेंगे, एनोड रे गेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैस in between anode and cathode. ओके, ये याद रखना कि एनोड से प्रोड्यूस नहीं होता तो उसको हम एनोड रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आता है, इसलिए एनोड रे बोलते हैं। कैथोड रे को कैथोड रे बोलते हैं कि कैथोड की तरफ से एनोड रे की तरफ, एनोड की तरफ भागता है, इसलिए कैथोड रे बोलते हैं। ये एनोड रे बोलते हैं क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ आता है, इसलिए एनोड रे। ऑलराइट। नंबर 2, जो एनोड रे क्या होता है? गैस से प्रोड्यूस होता है। 10 प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, एनोड रे का प्रॉपर्टी क्या होगा? किस स्पीड से एनोड, मतलब एनोड रे मींस प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। नंबर 2, जो एनोड रे होता है, अगेन एनोड रे का चार्ज क्या है? एनोड रे मतलब किसका फ्लो? ये जो प्रोटॉन का फ्लो। एनोड रे का मतलब, एनोड रे का मतलब है फ्लो ऑफ प्रोटॉन। देख लो एक बार, फ्लो ऑफ प्रोटॉन। करेक्ट? एनोड रे का मतलब है फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो एनोड रे का फ्लो मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जब होगा, तो जैसे लास्ट केस में हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉइंट एक बार में आपको बता दिया, राइट? ये एनोड रे का फ्लो ऑफ एनोड रे ऑल्सो कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ गैस। ये भी गैस को आयनाइज कर सकता है, क्योंकि ये जब फ्लो होगा ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो उस गैस को आयनाइज कर सकता है। सिंपली सी बात है। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि अगर ये H+ है, ये कहीं और जा रहा है, किसी और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो हाइड्रोजन का आयनाइज कर सकता है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल समहाउ। ठीक है। नंबर 3, एनोड रे ऑल्सो, क्योंकि इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, और जो भी चार्ज स्पीशीज होते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, गेट्स डिफ्लेक्टेड by electric and magnetic field. Number 4 is, इसी से कंटिन्यू करेंगे हम जो हमने पहले सीखा था। ये भी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर सकते हैं। ऑल राइट, दे ट्रेवल, एनोड रे
travel in straight line. Number 5, anode ray causes heating effect, and not only heating effect, red glow around cathode. Red glow around कैथोड के आसपास रेड ग्लो क्रिएट करता है, जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा है। और क्या यहाँ पे था, आई थिंक मोस्ट ऑफ सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिया। एक और पॉइंट्स है रिगार्डिंग द सेम, नंबर 5, नंबर 6, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एनोड रे हैज मोमेंटम का मतलब क्या होता है, m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी ke, मतलब हाफ mv²। किसी भी रे का, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी है, होना है, तो उस एनोड रे का मास होना चाहिए और उसका वेलोसिटी भी होना चाहिए। ऑलराइट, मास या वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो मास या वेलोसिटी क्यों होता है, क्योंकि एनोड रे जो होता है ना, ये बना होता है प्रोटॉन से। अगर एनोड रे प्रोटॉन से बना हुआ है, और प्रोटॉन एक पार्टिकल है, और अगर प्रोटॉन पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल का अपना मास, अपना वेलोसिटी होता है जब ये मूव करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये कैथोड रे के टाइम, आई फॉरगॉट टू राइट, नंबर 7 प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, कैथोड रे हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का मतलब mv होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। क्यों, क्योंकि कैथोड रे भी किसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसका मास है, जिसका वेलोसिटी है, और जिसका मास होगा डेफिनेटली उसका वेलोसिटी भी होगा जब ये मूव करेगा। मास कितना है वो भी तो हमने निकाल लिया ना, तो ये मैं बताना भूल गया था। सो यू हैव आई थिंक रिटन डाउन। लास्ट प्रॉपर्टी विच इज, जो एनोड रे होते हैं, एनोड रेस आर ऑल्सो कॉल्ड कैनल रेस। यस, एनोड रेस को हम कैनल रेस भी बोलते हैं। कैनल का मतलब क्या होता है, कैनल का मतलब, जैसे मान लो आपके पास एक कार है, ये मान लो कोई, अरे बहुत गंदा कार बना, अच्छा कार बना था एक, ठीक है, ये मान लो आपके पास एक कार है और यहाँ पे एक माउंटेन है। अब माउंटेन से इस तरफ से इस तरफ जाना है, तो क्या करोगे, कार लेके ऊपर से तो जाओगे नहीं, अब बेसिकली यहाँ पे एक टनल बनाओगे, है ना, और टनल के थ्रू फिर कार जाएगा, तो इस टनल को ही बोलते हैं हम कैनल। तो एनोड रे को कैनल रे क्यों बोलते हैं, बहुत बेसिक सा एक सिंपल रीजन है। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट को फिर सेटअप करेंगे थोड़ा सा। और जो कैथोड यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये मान लो कैथोड है, और इस तरफ क्या आ रहा है, एनोड रे आते हैं, मतलब फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली कमिंग, ऑलराइट, टू गेट डिस्चार्ज्ड। कैथोड पे इस तरीके का होल्स होते हैं, कैथोड पे इस तरीके का होल्स होते हैं, और जब कैथोड पे इस तरीके का होल्स होते हैं, ये जो होल्स को हम होल्स होने के कारण कैथोड को हम परफोरेटेड कैथोड भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं, परफोरेशन मतलब होल्स, ओके, परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं इसको हम, क्योंकि कैथोड में इस तरीके का होल्स होते हैं। होल्स होने से होता क्या है, देखो, होल्स करने का रीजन क्या है, सो दैट दिस एनोड रेस कैन मूव थ्रू दिस होल्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। ऑलराइट, एनोड रेस मतलब प्रोटॉन्स, ताकि इस परफोरेशन के थ्रू मूव कर सकता है। क्यों मूव करना जरूरी है, देखो क्या हो सकता है, हो सकता है कि एनोड रे मतलब फ्लो ऑफ प्रोटॉन। फ्लो ऑफ प्रोटॉन कब हो रहा है, याद करना, जब इस कैथोड से, ये कैथोड है ना, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, और जो चेंबर में गैस है, उस गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल के गैसियस एटम को आयंस बनाता है, कैटायन बनाता है, ठीक है, और वो कैटायन बेसिकली उसके न्यूक्लियस में उसके पास प्रोटॉन होते हैं, वो क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, वो प्रोटॉन बेसिकली एनोड रे बना के कैथोड की तरफ आता है। मतलब अगर हमें एनोड रे चाहिए तो कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलती रहनी चाहिए। अब होता क्या है, अगर इस पार्टिकुलर जगह पे हम एक नॉर्मल सा प्लेट ले लेंगे, तो
इस कैथोड का चार्ज क्या है? डेफिनेटली नेगेटिव। एनोड रे का चार्ज क्या? एनोड रे मतलब प्रोटॉन, इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। जब बहुत सारा एनोड इस तरफ, एनोड रे इस तरफ आएगा, मतलब प्रोटॉन्स आएगा, इसके ऊपर इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। हो सकता है ये कैथोड जो है, जिसका चार्ज नेगेटिव है और एनोड रे का चार्ज पॉजिटिव है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे और इससे, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन स्लो हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन होगा नहीं तो एनोड रे भी तो प्रोड्यूस नहीं होगा। ये प्रोसेस ना हो इसलिए हम इस तरीके का होल्स रख देंगे, सो दैट इस विद में, होल्स के अंदर जो जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उस जगह से एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होते रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन बंद ना हो। इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन बंद नहीं होगा तो एनोड रे का प्रोडक्शन भी बंद नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा काफी अच्छे टाइम तक। कहां पे? इस तरफ ग्रीन ग्लो, इस तरफ रेड ग्लो। सिंस इस कैथोड में इस तरीके का परफोरेशन होता है, होल्स होता है, मतलब कैथोड के कैनल से, होल से एनोड रे पास कर सकता है। That's why they are called canal rays. Canal rays किसको बोलेंगे? Anode rays are passing through the canal of cathode. That's why anode rays are called canal rays. Clear? तो बिना कैथोड रे के एनोड रे प्रोडक्शन इंपॉसिबल। मूविंग फॉरवर्ड, इस एनोड रे एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है? सबसे पहले इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से भी चार्ज बाय मास रेशियो हमें मिल जाता है। किसका? ईपी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ईपी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज बाय मास रेशियो प्रोटॉन का मिल जाता है, जो कि इतना है। एसआई में डेफिनेटली हमने वैल्यू लिखा है। सिमिलरली हम इससे, इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? सेम होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्यों? क्योंकि जैसे आपको हाइड्रोजन एटम पता है, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस एक्स, माइनस एक्स है, एक प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होना चाहिए? प्लस एक्स। नहीं तो माइनस एक्स प्लस एक्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, अगर न्यूट्रल, हर एक एटम न्यूट्रल ना हो, पूरे यूनिवर्स एक दूसरे को जैसे कि रिपेल करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हर एक चीज एटम से बना हुआ है। तो एटम को न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है टू स्टेबलाइज दी होल यूनिवर्स। एटम के पास, अगर एक एटम के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम के पास मान लो नेगेटिव चार्ज है, दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर सेम चार्ज दे वुड रिपेल ईच अदर, तो पूरे यूनिवर्स स्टेबल ही नहीं बन पाएगा ढंग से। ठीक है? क्योंकि सारे पूरे यूनिवर्स एटम से बने हुए हैं, तो एटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड। तो एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी उतना होना चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना नेगेटिव है, एक प्रोटॉन का उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन एटम स्टेबल होगा, जो कि होता है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा ही होता है। सो प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम जितना इलेक्ट्रॉन का निकाला था हमने, 1.602 10⁻⁹ 19 कूलम्ब एसआई में, और सीजीएस में अगर हम निकालेंगे सेम वैल्यू, प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 ESU, ये सीजीएस में। सिमिलरली हम मास ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन EP बेसिकली, मास ऑफ प्रोटॉन हम निकालेंगे, इट वुड बी MP। अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन आप ऐसे फालतू में स्ट्रेस लेके याद रखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, क्योंकि वैल्यूज आएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। मास ऑफ प्रोटॉन बेसिकली, एक प्रोटॉन का मास होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात खत्म। क्यों हमें मास ऑफ प्रोटॉन फिर से याद रखना है? ये भी थोड़ी याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है तो आगे बस एक पॉजिटिव चार्ज पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है प्रोटॉन का चार्ज, है ना? सेम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो 1837 ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, यू गेट मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में एक प्रोटॉन 1837 टाइम्स हेवी है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, चैडविक एक्सपेरिमेंट। इसका नाम चैडविक एक्सपेरिमेंट नहीं है, आई जस्ट बिकॉज साइंटिस्ट चैडविक डिस्कवर्ड दिस, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस नेम चैडविक एक्सपेरिमेंट। अब चैडविक एक्सपेरिमेंट से पहले एक थोड़ा सा स्टोरी आपको बताता हूँ। आपने रदरफोर्ड का नाम सुना होगा। देखो, एक एटम को न्यूट्रलाइज होने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कार से हो रहा है। तभी अगर आप देखो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी देखो लगभग 7-8 साल के गैप में हो रहा है। प्रोटॉन लगभग, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, हाँ न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 50 साल का गैप है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ऐसा क्यों?
क्योंकि साइंटिस्ट को पहले ये लगता था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, तो हमें किसी और पार्टिकल की प्रेजेंस होने की चिंता करना ही नहीं है, शायद है ही नहीं। बट एक प्रॉब्लम हुआ, रदरफोर्ड कुछ एटम का मास निकाल रहे थे, एटम का मास निकाल रहे थे रदरफोर्ड, और उनको पता था इस एटम में इतने प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन 10 थे, प्रोटॉन मान लो 10 थे, इक्वल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्या इक्वल होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि चार्ज सेम है, नंबर इक्वल नहीं होगा तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, है ना एटम। फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन का मास 10 प्रोटॉन का मास उन्होंने ऐड कर लिया, मान लो कुछ वैल्यू मास टोटल मास मिला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला के। फिर उन्होंने उस एटम का एक्सपेरिमेंटल मास को देखा, एक्सपेरिमेंट कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो एक्सपेरिमेंट करके जो एटम का मास निकला, मान लो वो 100 है, 100 ग्राम है हाइपोथेटिकल केस पे की, उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे उनके मास को ऐड करके मिला उनको मान लो 70 ग्राम या 60 ग्राम या 70 ग्राम। तो ये एक एटम का मास 100 ग्राम एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मास अगर हमने जोड़ दिया तो 70 ग्राम आ रहा है। तो 30 ग्राम का गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एटम में प्रेजेंट होता है ना। ये अगर आपके पास एक एटम है उसमें हमें अभी तक क्या पता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हो गया, सिंपल सी बात है। देन व्हाट ही डिड, रदरफोर्ड डिड व्हाट, एक एटम को लिया उन्होंने, एटम का मास निकाला, एटम लेके उसका एक्सपेरिमेंटल मास निकाला, किसका? ऑफ एटम का। मान लो x ग्राम आया, मान लेते x ग्राम आया। फिर उन्होंने उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन्होंने ये किया, इस पर्टिकुलर रिजल्ट से इनको मिला y ग्राम। अब बताओ, हमें लगता था एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब ये एटम का जो एक्सपेरिमेंटल मास है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y वैल्यू और x वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। हियर देखा गया कि x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई और एक पार्टिकल है, पर वो डिटेक्ट हो नहीं रहा। डिटेक्ट हो नहीं रहा मतलब एक बार हमने पॉजिटिव को निकाला, एक बार हमने नेगेटिव को निकाला, मतलब शायद वो न्यूट्रल है। ये आइडिया था रदरफोर्ड का। तो व्हाट ही डिड, रदरफोर्ड एक प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, तो इनके अंडर बेसिकली बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स काम करते हैं, वर्क अपना रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं जिनको हम। चैडविक वाज सच अ रिसर्च स्कॉलर अंडर प्रोफेसर रदरफोर्ड। So then Rutherford told Chadwick to find like which particle is there. So what happened? Rutherford kept on doing experiments. और one day एक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रदरफोर्ड को ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, सॉरी चैडविक ये देखा, वी आर गेटिंग अ न्यू पार्टिकल विच इज न्यूट्रल, एंड देन ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। हाउ दिस होल थिंग हैपेंड? सो व्हाट ही डिड, चैडविक ने क्या किया, एक मेटल प्लेट लिया, ये एक बेरिलियम मेटल प्लेट है, जो बेसिकली बेरिलियम कैसे दिखता है, बेरिलियम बी एटम, यहाँ पे होता है 4, यहाँ पे होता है 9। आपको पता होगा ये एटॉमिक नंबर होता है या मास नंबर होता है, नहीं पता थोड़ी देर रुक जाओ, वी विल डिस्कस। एक मेटल प्लेट लिया और इस मेटल प्लेट पे बेसिकली बहुत सारे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया। क्या किया? अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट, मतलब बहुत हाई स्पीड का अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली यहाँ पे आके कोलाइड किया, इस मेटल प्लेट पे कोलाइड किया। अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं हम? हीलियम 2+ आयन को बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, ठीक है। तो इससे आउटकम क्या मिला, इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या मिला? हमें मिला कार्बन, ये कार्बन होता है, और साथ में एक और पार्टिकल 10N जिसका नाम दिया गया। ये जो 10N है यही था न्यूट्रॉन। इफ यू सी दिस थिंग तो देखो 9 + 4 13, 9 + 4 13, 12 + 1 13, देख रहे हो, लेफ्ट राइट बैलेंस्ड है। 4 + 2 6, 6 + 0 6, लेफ्ट राइट बैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन को हमें न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं।
इस न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस ही बदल रहा है। बेरिलियम न्यूक्लियस था, हेलियम न्यूक्लियस था, कार्बन न्यूक्लियस बन रहा है, और यहाँ पे एक और पार्टिकल बन रहा है जिसका नाम था न्यूट्रॉन, विच वॉज न्यूट्रल। सो दैट्स हाउ चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन पार्टिकल। फाइन नाउ, और ये सिंस ये न्यूट्रल था, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, दैट्स वाई 50 साल ऑलमोस्ट लग गए चैडविक को इसका आविष्कार करने में। फाइन। और इससे पहले तक साइंटिस्ट को लग रहा था एटम के अंदर बस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, बिकॉज दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, एटम न्यूट्रल हो रहा था, राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं भाई। सो नाउ ये सारे जब हो गए एक्सपेरिमेंट करना, देन इस एक्सपेरिमेंट का भी कुछ रिजल्ट्स निकला। रिजल्ट्स क्या था? सबसे पहले चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, ई न्यूट्रॉन, ये जीरो है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके पास है ही नहीं, तभी तो इतना टाइम लगा डिटेक्ट करने में। मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखो याद नहीं करना, मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू आप ऐसे याद रखो कि 1839 टाइम्स ज़्यादा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास है एक न्यूट्रॉन का मास उससे 1839 टाइम्स हैवी है एक न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास है एक न्यूट्रॉन का मास उससे 1839 टाइम्स ज़्यादा है। अगर चार्ज इतना मास इतना, तो चार्ज बाय मास रेशियो कितना आएगा? ये रेशियो बेसिकली 0 बाई समथिंग, मतलब 0 ही होता है। चार्ज बाय मास रेशियो फॉर न्यूटन कम्स टू 0। फाइन। तो अभी तक जो हमने सीखा, इसी का एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट से कर लिया, और हमने ये भी प्रूव कर लिया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। फाइन। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जब एटम के अंदर होते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से, लुक एट दिस, इलेक्ट्रॉन से सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है, न्यूट्रॉन का एन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलॉम्ब यूनिट में देख रहे हो, कूलॉम्ब यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चार्ज 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में, एसआई यूनिट में इतना है, इतना है, प्रोटॉन का इतना है, न्यूट्रॉन का। आपको ये रखना नहीं है, आपको बस क्या करना है 1839, 37 इसी को याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्टिकल हमारे पास है। इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बेसिकली माइनस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना? ये वैल्यूज आपको याद रखना है, विच इज माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। फाइन। सेम इज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बस याद रखना है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg, ये वैल्यू याद रख लो। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको ढंग से हम ऑर्गेनाइज करके लिखे, इट लुक्स लाइक दिस। फाइन। ये तीनों इस तरीके से दे आर एग्जिस्टिंग। तो आपको बस क्या करना है? आपको बस ये वैल्यू याद रखना है, आपको बस ये वैल्यू याद रखना है बस। बाकी तो इसी शॉर्टकट से याद रख पाओगे, आपको हर एक का इंडिविजुअली मास, चार्ज याद नहीं रखना है। तो इसी को अगर आप देखोगे तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से भी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, राइट। देखो 1837 टाइम्स, 39 टाइम्स हैवी है, और ये इतने किलोग्राम के। नाउ हम लास्ट समझेंगे एक और चीज, विच इज कॉल्ड रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। रिलेटिव चार्ज क्या होता है? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन के केस में रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन के लिए +1, न्यूट्रॉन के लिए 0। व्हाट डज दैट मीन? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे एक सोडियम है, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, या फिर सोडियम छोड़ो, लेट्स टेक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो आप क्या लिखते हो? आप बोलोगे डेफिनेटली हम Cl- लिखते हैं। क्यों माइनस? माइनस मतलब -1 लिखते हो, डेफिनेटली -1 क्यों लिखते हो? क्लोरीन पहले न्यूट्रल था, है ना। अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। अगर ऐसा होता है तो Cl-1 क्यों लिख रहे हो?
आपको क्या लिखना चाहिए Cl-1 की जगह पे? आपको ये लिखना चाहिए इसके जगह पे Cl-1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखना चाहिए। पर आप ऐसा लिखते हो क्या? यू डू नॉट राइट दिस। आप ये नहीं लिखते हो, आप ये लिखते हो, क्योंकि ये आसान पड़ता है। ऐसे रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। पता है ऐसा क्यों लिख पाते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दुनिया के सबसे लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है। सो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज इन द यूनिवर्स। ऑलराइट। और किसी और कोई पार्टिकल हो सकता है जिसका चार्ज नेगेटिव हो, मतलब वो नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। किसी और पार्टिकल है ही नहीं जिसका चार्ज नेगेटिव हो अदर देन इलेक्ट्रॉन। तो किसी और स्पीशीज का, जैसे कि ऐसा हुआ कि O2 है, मतलब क्या? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसीलिए जो एक इलेक्ट्रॉन का रियल चार्ज, तो एब्सोल्यूट चार्ज मतलब रियल चार्ज होता है जो कि इतना होता है, इतने कूलम। पर हम इसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसी को -1 बोलते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। गॉट इट? तो क्योंकि दुनिया में सबसे लोएस्ट पॉसिबल चार्ज नेगेटिव चार्ज किसका होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। और कोई भी और नेगेटिव चार्ज बेसिकली या तो 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा वो, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा वो, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा वो। कभी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज किसी पार्टिकल स्पीशीज का है जिसका चार्ज बेसिकली 2.5 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जितना हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्रिएट ही होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा होगा किसी भी पार्टिकल का कोई ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन। कभी 2.5 या 4.5 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता बिकॉज यू कैन नॉट ब्रेक इलेक्ट्रॉन फर्दर। सिमिलरली, ठीक है, thus charge of relative charge of one electron is equal to -1. Similarly, रिलेटिव चार्ज जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया, सेम इज ट्रू फॉर प्रोटॉन। दुनिया में सबसे लोएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक प्रोटॉन का होता है, किसी और का नहीं। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, 2+, 3+, 4+, मतलब 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन होते हैं। कभी देखा आपने 2.5+ है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन को आप ब्रेक नहीं कर सकते कि आधा प्रोटॉन का ही रहेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है। सिमिलरली रिलेटिव चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू +1। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, +1 और -1। रियल चार्ज तो इतना ही है। गॉट इट? सेम इज ट्रू फॉर मास का भी सेम है। रियल मास अगर आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, वो भी यू AMU यूनिट में आपने सीखा होगा मोल कंसेप्ट में। एक प्रोटॉन का इतना होता है, एक न्यूट्रॉन का इतना होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में देखो ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही तो मैंने यहां पे किया था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, हम ऐसा बोल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। और एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास देखो ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट वी विल बी फॉर सिंप्लिसिटी हम इनको इक्वल मानेंगे 1-1। तो अगेन रिपीटिंग, एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इनके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस आपने AMU में सीखा होगा, एटॉमिक मास यूनिट मोल कंसेप्ट में। ऑलराइट, ग्रेट। So that's all about this discovery of electron, proton and neutron and their charges, masses. तो इस पार्टिकुलर टॉपिक से आपको याद क्या रखना है? बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज एंड कोरिस्पॉन्डिंग मास वैल्यू, और एनोड रे, कैथोड रे और चैडविक एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। फाइन। सो जब भी आप सीखोगे कोशिश करना हर एक चीज विजुअलाइज हो, नहीं होता है पूछो, डाउट पूछो। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक।
Thank you. Bye bye.